हाय एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। पहले तो उन सभी लोगों को कांग्रेचुलेसन जिनका सीजीएल टायर 1 क्लियर हुआ, और वो सभी लोग जिनका नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका सीजीएल टायर 1 क्लियर नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं होगा और एग्ज़ाम क्लियर होंगे। और एक लेवल होता है प्रिपरेशन का, ठीक है। उस लेवल के पर पहुंचने के बाद आपके जो भी एग्ज़ाम दोगे ना, सबके सब क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। मतलब एक लेवल होता है, उस एग्ज़ाम तक जब आप पढ़ लोगे उसके बाद सारे एग्ज़ाम क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। जब मैं एग्ज़ाम से स्टार्टिंग में देता था, मेरे भी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते थे। मैं सोचता था क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर भी होंगे या नहीं होंगे कभी। तो फिर एक टाइम ऐसा है कि जो भी एग्ज़ाम देता था सब क्लियर हो रहा है। अभी भी देता हूँ एग्जाम्स क्लियर होते हैं सारे मेरे। सीजीएल टायर 1 भी क्लियर हुआ, सीएचएसएल भी, एमटीएस भी, सारे एग्जाम क्लियर हो जाते। जो भी मतलब एग्जाम दे रहा हो तो क्लियर हो रहा होता है, बाई चांस कोई ना हो। तो ये सिचुएशन आपके साथ तब होगा ना जब एक लेवल आप पढ़ लोगे, एक लेवल तक आ जाओगे, ओके। तो आपको कोई भी दुखी होने की बात नहीं कि आपका सीजीएल टायर 1 नहीं हुआ, आपने बहुत मेहनत की थी। जब हाँ मेहनत की थी, आप उसका अप्रिशिएट किया जाता है, बट उस मेहनत में हो सकता है कोई कमी रह गई हो, या जो और साथ में आपके लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपसे बेटर कर रहे हैं, या हो सकता है जब आप एग्ज़ाम देने गए वो टाइम, वो सिचुएशन, वो कंडीशन आपके फेवर में ना रहा हो, ठीक है। हम मेहनत बहुत करते हैं, सारी बातें होती हैं हमारे साथ, हम अपनी तरफ से हमेशा 100% देने की कोशिश करते हैं। कोई भी बच्चा हो, वो कैसा भी हो पढ़ने में, वो हमेशा अपनी तरफ से 100% देता है। कुछ होते नहीं करते, वो उनकी बात है, वो कहीं और 100% दे रहे होते हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वो कहीं और 100% दे रहे होते हैं। लेकिन हम जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनको वाकई जॉब चाहिए होती है कि उनको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब लेनी, ठीक है। एक गवर्नमेंट एग्जाम लेनी, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जॉब लेनी। अगर उसमें से हैं तो वो जनरली पढ़ते हैं और वो अपना 100% से ज़्यादा हमेशा देने की कोशिश करते हैं। वो एक अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। एक वो टाइम ज़रूर आएगा जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर होगा। अभी CPO का फॉर्म नोटिफिकेशन आया, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा और उसका एग्ज़ाम होगा। तो मेंस होगा हमारा अक्टूबर में, जैसा कि डेट आ रखा है, ठीक है। एक तो मैं गवर्नमेंट से बहुत दुखी हूँ क्योंकि हर जॉब, जो भी सेक्टर ले लो, वहाँ वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, ओके। और एग्ज़ाम कुछ करा नहीं रहे, एग्ज़ाम में मतलब कोई भी जॉब टाइम से नहीं दे रहे हैं। मैं इसके ऊपर कुछ अभी प्लान कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ करने का। मैं थोड़ा डाटा वगैरह कलेक्ट करूँगा, उसके बाद आऊँगा यूट्यूब, बताऊँगा आप लोग को कैसे क्या तो सोच रहा हूँ इसके बारे में। वो सब हम बाद में बातें करेंगे। तो अभी हमारा अक्टूबर में क्या मेंस होगा, CPO की भी डेट आ गई, CPO भी होगा। CHSL के एग्ज़ाम जो रह गए हैं वो भी, उसका भी डेट आ गया, वो भी होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीजीएल मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। जैसा कि मैंने अपने लास्ट मेंस का जो वीडियो बनाया था, मैंने भी 4-5 दिन पहले अपलोड किया था, मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 या सीजीएल मेंस पार्ट 5, उसमें मैंने बताया था कि मेरे मूड में मैं मेंसुरेशन स्टार्ट करूँ। तो मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो आप कोई भी एग्ज़ाम दें, मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे उन सबके सिलेबस में होता है। अगर आप ज्योमेट्री ले लें, एडवांस लेवल ले लें, तो कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें नहीं होता, लेकिन मेंसुरेशन जरूर होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेंसुरेशन पर पूरा फुल वीडियो, मतलब पूरा आपको पार्ट में मिलेगा, 24-25 पार्ट कम से कम बनाऊंगा और पार्टीशन में मिलेगा। लेकिन आपको पूरा सिलेबस पूरे चैप्टर कवर होगा। मतलब वो आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो, IAS का दे रहे हो, SI का दे रहे हो, किसी भी स्टेट का, पुलिस का दे रहे हो, या फिर आप कांस्टेबल का दे रहे हो, सीजीएल मेंस दे रहे हो, CPO दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जहाँ भी मेंसुरेशन चैप्टर सिलेबस में होगा, और ऑलमोस्ट सभी जगह होता ही है, तो वहाँ पर आपको वहाँ का कोई वो सिलेबस कवर हो रहा होगा इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। बाकी मैं एक बार फिर बोलूँ, जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ टायर 1 सीजीएल टायर 1, बिल्कुल भी दुखी होने की बात नहीं, जरूरत नहीं है। और आप आज से ही पढ़ना शुरू करते। मैंने एक बात और देखी है कि लोगों के साथ क्या होता है ना, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आप क्या करते हैं,
एक मेरे से पढ़ने वाले थे, वो क्या करते हैं जब उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, जस्ट लाइक वो एग्ज़ाम दिए, एक बहुत मेहनत करते हैं, हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं एग्ज़ाम के टाइम। बाई चांस होता है कुछ लक भी साथ देना चाहिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई, आप मेहनत करते हो वो सब कुछ ठीक है। मैं बताया ना, टाइम, सिचुएशन, कंडीशन सारी चीज़ आपके फेवर में उस टाइम होनी चाहिए। जस्ट लाइक आप गए एग्ज़ाम देने, आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपके एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो रहा था आपका सिस्टम फेलियर हो गया, उस टाइम क्या होता है, फिर माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, इसे ही कहते हैं कि आपके टाइम आपके फेवर में होना चाहिए। आप मेहनत करके बहुत गए थे लेकिन आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, अब आप उतना कंसंट्रेट एग्ज़ाम में नहीं कर पा रहे हो। तो मैं बता रहा था कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसके बीच में गैप ना करें कि आपने 2 महीने पढ़ना छोड़ दिया, अब अगला फॉर्म आया, अगला एग्ज़ाम आने वाला है, फिर पढ़ना स्टार्ट करें। इससे क्या होता है, फिर आपकी वो शेड्यूल नहीं बन पाता, या उस तरह से आप उस एफिशिएंसी से पढ़ नहीं पाते, आप अपना 100% वहाँ दे नहीं पा रहे होते, क्योंकि आपको फिर अपनी हैबिट बनाने में टाइम लग जाता है कि हमें ये चीज़ें कवर करनी। आप उसी सिलेबस को फिर पढ़ने लग जाते, जैसे आपने ज्योमेट्री कर लिया था, कुछ 200 क्वेश्चन आपने कर लिए थे, अब आप अगर 3-4 महीने बाद पढ़ोगे तो उस 200 क्वेश्चन को आपको दोबारा करना पड़ जाएगा। और अगर आप तुरंत कर रहे हो ना तो 200 को दोबारा पढ़ना ही नहीं, क्योंकि अभी तो आपने ख़त्म किया है, आप इंस्पिरेशन का 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको दोबारा वो तुरंत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगले कुछ क्वेश्चन देख रहे होगे, अगले टाइप देख रहे होगे, अगले जो एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें याद होगी। लेकिन अगर आप 4 महीने बाद कर रहे हो तो आपको तो पहले वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी लॉन्ग ब्रेक ना लें अपनी स्टडी से, कि आप मान लीजिए एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, आप यहाँ से घर चले गए हैं, रिजल्ट आपने घर पर देखा है, अब वहाँ आराम से बैठे हुए, अभी तो अब कोई फॉर्म आएगा तब पढ़ना शुरू करूँगा, तो इससे आपका लॉस होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अब अपने न्यू चैप्टर पर। क्या नाम, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में से भाई, क्षेत्रमिति कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 टाइप के शेप होते हैं, सभी शेप से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक हमारा होता है 2D शेप, कौन सा 2D, और एक होता है 3D। 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, वो पहले देख लेते हैं। 2D उसे कहते हैं हम, 2D उसे कहते हैं जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। ओके, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। 3D उसे कहते हैं हम जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। क्या बात मेरी समझ पाया? 3D वो चीज़ होगी जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, और 2D वो होगी जो लेंथ और ब्रेथ। बेसिकली ये प्लेन होता है और ये क्या होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर टाइप का, मतलब क्या होगा, आपको ऊपर भी दे रखा होगा, ये प्लेन होगा, जो 2D होगा वो प्लेन होगा, और जो 3D होगा उसमें हाइट भी होगी। ठीक है, वो हाइट भी होगा उसमें। जो 2D होता है इसमें क्या क्या पूछता है हमसे, इसमें पैरामीटर की बात हो रही होगी, पैरामीटर की बात हो रही होगी, या फिर किस चीज़ की बात कर रहा होगा, ये एरिया की बात कर रहा होगा। जो 3D होगा इसमें किस चीज़ की बात कर रही होगी, इसमें पैरामीटर की बात नहीं की जाती है, इसमें किस चीज़ की बात की जाती है, एरिया की बात की जाती है, या फिर किस चीज़ की बात की जाती है, वॉल्यूम की बात की जाती है। ठीक है, मैं हिंदी भी बता दूं, पैरामीटर को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं या परिमिति कहते हैं। ठीक है, 2 नाम होता है, एक परिमाप होता है पैरामीटर को हिंदी में, और एक परिमिति। एरिया क्षेत्रफल कहते हैं, यहाँ भी एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे 2D से। ठीक है, जो हमारा पढ़ने का सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो इस चैप्टर में मेंसुरेशन बेसिकली क्या है, कि आपको कुछ चीज़ें क्या समझनी पड़ेंगी, कि कैसे ये शेप बनता है, कैसे क्या होता है, और फार्मूले हैं इसमें। अब उस फार्मूलाज को हम कैसे याद रखें, कैसे माइंड में, तो हम उन फार्मूलाज को पहले समझेंगे, कैसे निकलते हैं फार्मूलाज, कैसे बनते हैं, जिससे कि वो हमें मेमोराइज रहे,
हम फार्मूला भूल जाते हैं जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो बहुत हद से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं होता, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक आपको लगानी नहीं होती। फार्मूला होते हैं उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर तुरंत आ जाता है। 2 मिनट मतलब 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड कैलकुलेशन में लगता है। और याद रखना मेंस में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब मैं बताया ना आपको स्टार्टिंग में, जितने भी एग्जाम दोगे आप वहाँ आपको इस मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। जिसके सिलेबस में ऑलमोस्ट होता ही सभी में, इस सिलेबस में मेंसुरेशन जरूर। आप टीचिंग के एग्जाम्स ले लो, उसमें ये छोटे लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं, एरिया दे दिया, परिमाप पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हद से ज़्यादा आते हैं उसमें। और वो सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं। आप CHSL का एग्जाम ले लो, MTS का ले लो, कोई भी रेलवे का एग्जाम्स ले लो, उसमें भी बहुत पूछता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम बात करते हैं कि पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पैरामीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। आप एक अपना फार्म हाउस, जो आप जॉब लग जाएगी, थोड़ा बड़े आदमी बन जाओगे फिर, ओके, तो आप क्या सोचोगे कि अब शहर में रहने मन नहीं हो रहा है, अभी मैं फार्म हाउस बनवाता हूँ। जब फार्म हाउस बनवाओगे तो बाहर बनवाओगे सिटी से, तो उसके चारों तरफ आपको क्या बनवाना पड़ेगा, चारों तरफ बाउंड्री बनवाना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज आप ही घर में नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, तो आप एक बाउंड्री बनवाओगे। ठीक है, ये आपका फार्म हाउस था, कुछ ऐसा आपने घर बनवा रखा था, उसके चारों तरफ भाग लगवाया था, और उसके बाद क्या बनवाया था, एक बाउंड्री बनवाया। इस जो बाउंड्री का साइड होगा, लेंथ होगा, इसे हम क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। कोई भी शेप हो, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनेगी ना, उसका जो लेंथ होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। जो हमारा एरिया है, ठीक है, एरिया क्या होता है, आप ये कोई शेप मान लीजिए, कोई रोड, इसका जो ये पार्ट होगा ना, ये पूरा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कोई रोड बनवाना है, रोड पर आपको गिट्टी डलवानी है, क्या डलवाना है, गिट्टी डलवानी है, तो इसको गिट्टी कहाँ डलवाओगे, इसके एरिया पर डलवाओगे। अगर आपको गिट्टी का कुछ रेट वगैरह दे दिया और कैलकुलेट करने को बोल दिया, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट, आप उससे क्या कैलकुलेट कर रहे होगे, किसके एरिया से कैलकुलेट कर रहे हो, कितने एरिया में गिट्टी डलवानी है, 1 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे लग रहे हैं, उस हिसाब से आप निकाल रहे होगे कि इस रोड को बनवाने में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा, कितना गिट्टी डलवाने में खर्चा आ जाएगा, हमारा कितना स्पेंड होगा पैसे। ठीक है, हम ऐसे कुछ फार्मूला जब यहाँ जनरेट करेंगे, पहले हम फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। वॉल्यूम और एरिया, ये बातें हम जब 3D पढ़ रहे होंगे वहाँ हम कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि 2D क्या होता है। तो आप इसे अगर स्क्रीनशॉट पे लेना चाहें तो ले सकते हैं, या लिखना चाहें लिख सकते हैं। और हाँ, एक और विशेष बात, जब तक मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तब तक आप नहीं लिखेंगे। आपको अगर लगता है कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है तो वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, कुछ भी करें, लेकिन जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तब ना लिखें। मैं बता रहा हूँ, जब से मैं 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास स्टैंडर्ड स्कूल टाइम से जब से मैं पढ़ता रहा हूँ ना, मैथ्स के टीचर ने मेरे भी यही बोला, जब तक वो लिखें तब तक ना लिखो। इससे क्या होता है ना, जब आप लिखने लग जाते हो तो आपका माइंड क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता, समझने पर कम ध्यान दे रहे हो। तो लिखें, अगर आपको लग रहा है कि बातें लिखने वाली हैं तो लिखें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लिखना नहीं है, आपको लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा और क्लियर होगा, क्योंकि लिखते टाइम आपको कुछ चीज़ें और भी मेमोराइज हो जाती हैं, बातें क्लियर भी होती है। अगर आपको डाउट रह जाता तो उसी टाइम क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे होते। तो लिखें ज़रूर, लेकिन लिखें कब, वीडियो या तो बीच में पॉज कर लें या कुछ करें, लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ तब ना लिखें, अगर मैं समझा रहा हूँ तब ना लिख रहे हूँ। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। तो इसमें जो 2D है, इसमें भी कई सारे शेप हैं, उसमें से हम एक शेप पहले बात करते हैं। वो कौन सा शेप है, ट्रायंगल। सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ABC, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का डेफिनेशन अगर आप जानना चाहते हो तो अ पॉलीगन, अ क्लोज्ड फिगर with 3 side या a polygon with 3 side is called triangle. ओके, वो पॉलीगन
जिसके 3 साइड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। जो वर्टेक्स शो किया जाता है वो किससे शो किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट से, लेटर से शो किया जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ABC लिखा, ठीक है। एक जो एंगल लिखते हैं, लिखने का जिस तरीका आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, जिससे आप अगर मेंस दे रहे हो तो आपको तो चीज़ें आती है, लेकिन जो अभी कांस्टेबल या जो पढ़ना जस्ट शुरू किया उससे चीज़ें नहीं आती हूँ, तो उसके लिए मैं उन बंदों को मैथ्स नहीं बिल्कुल पढ़ा रहा जो 12th तक या मैथ्स पढ़ के आया हूँ या ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़े हूँ। मैं उन सबको ध्यान में रख के पढ़ा रहा जो कभी भी मैथ्स नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं आता हो, 0 लेवल से हो। उन सब के लिए बिल्कुल आपको 0 लेवल से समझ में आ जाएगा और आप सीजल मेंस तक की हो जाएगा ये प्रिपरेशन। आपको कोई भी एग्जाम दोगे वहाँ मेंसुरेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो एंगल ए के सामने जो साइड होगा उसे हम किस में लिखेंगे, स्मॉल ए में लिखेंगे। इसकी लेंथ हो गई स्मॉल ए, ठीक है। एंगल बी के सामने साइड जो होगा वो स्मॉल बी होगा। ये लिखने का तरीका होता है कि जो एंगल होता है हमारा या वर्टेक्स होता है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, और जो हमारा जो साइड होता है उसमें स्मॉल में हम लिखते हैं, और जो एंगल सी के सामने साइड होगा उसे स्मॉल सी लिख लिया हमने, ठीक है। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, उसके तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो जरूर अपना यस या नो मेरे तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे मैं आगे आपको इससे बेहतर समझा पाऊँ। अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, जब तक आपकी बात मुझे पता नहीं चलेगी तब तक मैं कैसे आप समझ पाऊँगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अब तरीका आपको सोचना होगा कैसे पहुँच सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा एंगल के, अगर आपसे बोला जा रहा है एंगल ए, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी बात की जाएगी वो साइड की अगर बात की जा रही हो तो उसके सामने वाली साइड होगी, अपोजिट होगी। एंगल बी के सामने ये साइड होगी, एंगल सी के सामने ये साइड होगी। मतलब अगर एंगल सी से साइड के रिस्पेक्ट में बात की जा रही होगी तो वो सी होगा। अगर एंगल की बात की जाए तो एंगल का क्या होता है, ये हो गया, ये क्या है, तो रे हैं, या आप लाइन समझ लो। वैसे रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस, इनके बीच में जो झुकाव होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। झुकाव कह लो या क्या कह लो, टेंजेंट, उसे ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। आइए अब अगर साइड की बात करें तो एंगल कब पॉसिबल होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको क्या करता है, 2 साइड दे देता है, पूछ लेता है तीसरी साइड इसकी क्या हो सकती है, तीसरी साइड क्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है, देखो मैं बता देता हूँ यहीं पर, कि जो तीसरी साइड होगी वो 2 साइड के सम से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। जो तीसरी साइड होगी वो हमेशा 2 साइड के सम के से छोटी होगी। और 2 साइड के डिफरेंस है वो ऐसा जरूरी नहीं कि ए और बी ही ले सकते हैं हम। इसके जगह क्या ले सकते हैं, बी प्लस सी स्मॉलर ग्रेटर देन ए भी लिख सकते हैं, या ऐसा हम दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 साइड के सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और 2 साइड का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा थर्ड साइड से, ठीक है। 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, 2 साइड बड़ा होगा, और 2 साइड के डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? आइए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या देता है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, लाइक आपको क्या दे दिया कि ट्रायंगल के 2 साइड क्या हैं, 8 और 6 हैं,
और तीसरी साइड क्या हो सकती है, तीसरी साइड क्या हो सकती है, आपको ऑप्शन दे दिया 2, 4, ठीक है। दो साइड क्या है, ये ए मान लो, ये बी मान लो कि दो साइड क्या दे रखे हैं, एक 8 दे रखा है और एक क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है तीसरा साइड इसमें से क्या हो सकता है, व्हिच विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का प्लस करोगे, कितना आया 14 आया, और इन दोनों का माइनस करोगे, क्या आएगा 2 आया। जो थर्ड साइड होगा इस 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, इस 14 से छोटा होगा। देखो कोई है ऑप्शन में, 9 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि तीसरी ट्रायंगल की साइड क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज क्या कहलाता है, रेंज इन दोनों ट्रायंगल का क्या हो गया, ये हो गया, मतलब डिफरेंस, ठीक है, एक्स या थर्ड साइड लिख लो आप, थर्ड साइड और सम ऑफ टू साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड is smaller than third side, is smaller than third side, is greater than, is smaller than sum of two side. Difference of two side is smaller than third side, is smaller than sum of two side. ये क्या होता है, रेंज होता है, इसी के बीच में तीसरी साइड होगी, दोनों के सम और डिफरेंस के बीच में। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया इस बात पर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि अगर हमने क्या सीखा कि जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 1:2:3। जो एंगल के एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2:3, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो 1 और 2 और 3 कितना हो गया भाई, 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। तो यहाँ से आप तीनों एंगल निकाल सकते हो, कितना हो गया, ये आपका 90 आ गया, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन, ये तो एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो अक्सर वो भी पूछ लिया जाता है जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें। ध्यान से सुनना, क्या करता है, कहता है कि each angle of triangle decrease by 20, each angle of triangle decrease by 20 and the ratio of these angles, जब उनमें से 20 माइनस कर दिया जाता है तो उनका जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, 2:3:5। जब क्या किया गया है, 20 उनमें से डिक्रीज किया गया ईच एंगल से क्या किया गया, 20 डिक्रीज किया गया, तो उन एंगल का रेशियो क्या बन गया, 2:3:5 बन गया। तो हमसे कह रहा है कि एंगल कितने होंगे, ईच एंगल फाइंड करना है हमें, फाइंड ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल, फाइंड ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इनका सम कितना होगा, 3 2 5 5 5 5 10 10 आ गया। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्या मैं 180 लिख दूँ, अगर 180 लिख दिया तो ये 2 कहाँ गया, अच्छा 20 यहाँ माइनस किया गया था, कोई ए साइड था, 20 यहाँ माइनस ए एंगल था, सॉरी यहाँ ए एंगल था और ये बी एंगल था, यहाँ से 20 माइनस किया गया, और ये सी एंगल था, यहाँ से 20 माइनस किया गया था। तो इन तीनों को क्या करो, इन तीनों को 180 से भी माइनस कर दो। तो 180 था, 180 से 3 प्राइम 20 है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 60 माइनस कर लो, यहाँ कितना आ गया 120। तो इस 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 120 हो गई। तो यहाँ क्या आ गया 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इनकी वैल्यू आ गई, ये 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 5 12 5 60, और यह आ गया 36, और यह आ गया आपका
24। अब ये रेशियो कब का दे रखा था, जब इसमें से 20 माइनस कर लिया गया था, जब 20 माइनस किया गया था उसके बाद का रेशियो दे रखा था। तो अगर आपको एंगल ए फाइंड करना है तो कैसे आप फाइंड करोगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 20 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 44 हो जाएगा। इसमें आप 20 प्लस कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 आ जाएगी। और इसमें आप 20 प्लस कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अब इनका सम करोगे तो 180 आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका सम कर देते तो क्या आ रहा होता, 120 आ रहा होता, 180 नहीं आता। तो आपका वो आंसर गलत हो जाता, कभी गलती से वो लगा के नहीं आ जाना। और ऑप्शन में याद रखना, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिससे क्या हो, स्टूडेंट कंफ्यूज हो, हम जिससे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो। ठीक है, अब आइए एक और बात जानते हैं। ये दो बातें हमने सीख ली कि आपको ये बातें समझ में आई। अगर आई है तो एक बार मेरे तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। ठीक है, एक और बात सीखते हैं हम। कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अगर मैं मिड पॉइंट, ये कोई ट्रायंगल था, इसके मिड पॉइंट को, इसके क्या क्या मैंने मिड पॉइंट को अगर मिला दिया, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस साइड एंड दिस साइड, इसका मिड पॉइंट ये था, इसका मिड पॉइंट ये था, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या होगा, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा या अपोजिट साइड के पैरेलल होगा हमेशा, ठीक है। और इस साइड का हाफ होगा, इस साइड का क्या होगा, हाफ होगा। जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ सिमिलरिटी पढ़ोगे। तो ये क्या बनता है, ये छोटा है एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर भी बनते हैं, वो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पर बस इतना समझ लो आप कि ये क्या होगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये जो साइड, ये जो छोटी वाली साइड हमारी बनी, जो अभी हमने ज्वाइन करके लाइन बनाया, लाइन सेगमेंट, ये क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट इस साइड का जो थर्ड साइड थी, अपोजिट साइड थी, उसका हाफ होता है, ठीक है। अब अगर इसी में हम ऐसा कर लें, ये क्या होगा, मैं नाम लिख देता हूँ। ये कितना साइड था, ए, ये पूरा बी था और ये पूरा सी था, ठीक है, पूरी लेंथ थी। तो ये कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा और इसके पैरेलल भी होगा। अगर यही यहाँ भी कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, a/2, b/2 और c/2, मतलब हाफ हो जाता है, सिंपल सी भाषा में कहें, ठीक है। अब अगर इसकी एरिया कितनी रही हो, इस पूरे की एरिया देखो, इसकी एरिया क्या बनेगी, पैरामीटर, ठीक है, एरिया नहीं पैरामीटर। अगर इस पूरे जो बड़ा वाला ट्रायंगल था, इसकी एरिया के पैरामीटर क्या बनेगी, पता नहीं, एरिया के बार बार आ रहा है, ये क्या है, पैरामीटर हो गया। अगर इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2। हमने पैरामीटर अभी यही देखा कि बाउंड्री को हम सम कर लेते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बाउंड्री को हमने सम कर लिया, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस, और ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस c/2। तो हमेशा जो अंदर ट्रायंगल बनेगा वो बाहर ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पैरामीटर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया कि एक ट्रायंगल है, उसका पैरामीटर कितना है, 36 है, ठीक है, एक ट्रायंगल था। अब ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक अंदर ट्रायंगल बनाया गया, इसका पैरामीटर कितना होगा, एक ट्रायंगल था जिसके पैरामीटर 36 था और इसके तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक नया ट्रायंगल बन गया, तो अंदर, ठीक है, इनसाइड ही बनेगा, आउटसाइड तो बन नहीं सकता जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हम ट्रायंगल बना रहे होंगे। तो इसका पैरामीटर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 36/2, 18 आ जाएगा ये, ओके। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब आइए इसी पर एक छोटी बात और देखते हैं, वो क्या है कि
अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया और एक नया ट्रायंगल बन गया। जो नया ट्रायंगल अंदर बनेगा इसका एरिया और इन सभी ट्रायंगल का एरिया, सबका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, एक कोई ट्रायंगल था ABC, ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल था, ठीक है। इस ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक हमने अंदर ट्रायंगल क्रिएट किया। उस ट्रायंगल का एरिया होगा, उस ट्रायंगल का एरिया, ये जो और भी ट्रायंगल बनने हैं सबका एरिया इक्वल होगा। अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल दोनों को हम कंपेयर करें एरिया में, तो जो बड़े वाला ट्रायंगल है, देखो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4, तो जो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम लिख लो EFG। इसका जो एरिया होगा, इनमें रेशियो क्या बनेगा, 4:1 का होगा। मतलब इसका ये हमेशा 4 टाइम होता है, 4 गुना होता है, क्योंकि देखो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए इसके अंदर और सबका एरिया क्या है, सेम है, EFG के एरिया के इक्वल ही है। तो आप क्या मेरी बात को समझ पाए कि हमेशा क्या होगा कि ये 4 गुना होगा या इन सब चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल ही होगा। अब अगर आपसे क्या बोला जाए कि ऐसे ही हमने तो यहाँ एक ही बनाया है, लेकिन ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक हम बनाते चले जाते हैं, तो उन सभी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो पहले वाले का हमने लेट कर लिया कि जो पहला वाला हमारा ट्रायंगल था, कैसे, एक बार मैं बना के आपको दिखा दूं कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहला ट्रायंगल हमारा ऐसा था, इसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ठीक है, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया हमने, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और ऐसे ही बनाते इनफाइनाइट टर्म तक चले गए। तो इन सभी ट्रायंगल्स के जितने भी ट्रायंगल बनते जाएंगे उनके एरिया का सम क्या आएगा, इसके लिए हम कैसे फाइंड करें इसे, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमने लेट कर लिया कि जो ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल था उसका एरिया कितना था, x था, ठीक है। तो अगला वाला क्या हो जाएगा, x का 1/4 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि 1/4 हो जाता है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो क्या होता है, 4 गुना होता है, तो जो छोटा ट्रायंगल बनेगा उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जो नेक्स्ट बनेगा वो इसका 1/4 हो जाएगा, तो x × 1/4 × 1/4, और जो नेक्स्ट बनेगा यहाँ इंटू नहीं होगा भाई, प्लस होगा, ठीक है, यहाँ इंटू होगा, 1/4 × 1/4 × 1/4, और ऐसे ही क्या होगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, क्योंकि हमसे क्या बोला है कि इनफाइनाइट है। तो हम यहाँ लिखता हूँ जिससे आपको दिख पाए। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, तो पहले में क्या आया, 1 + 1/4 + 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब, ऐसे ही कहाँ तक गया ये, इनफाइनाइट टर्म तक। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ये आपने अगर श्रेणी पढ़ा हो या प्रोग्रेशन पढ़ा हो, तो उसमें हमने सीरीज जो पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं एक GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो उसमें हम ये किसमें है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में लिखे हैं, जिसका क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। जैसे हमने AP पढ़ा, अभी जो मैंने पढ़ाया AP, उसमें क्या होता है, डिफरेंस इक्वल होता है। ऐसे जो GP होता है उसमें रेशियो इक्वल करते हैं, रेशियो हमेशा इक्वल होता है दो टर्म के बीच का, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये GP में है, तो GP में है, तो GP के इनफाइनाइट टर्म का सम का फार्मूला होता है 1/1 - R। R क्या कहते हैं, रेशियो। तो यहाँ से रेशियो क्या आ रहा है, 1/4 आ जाएगा। तो x इंटू, इनको प्लस कर लो, क्या हो जाएगा, 1 - 1/4। तो यहाँ से आ गया x इंटू, यहाँ से 4 - 1 3, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3। तो हमेशा क्या हो जाता है, 4/3 इंटू x। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरिया ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल मेड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट। क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्या आ जाएगा, 4x/3
3 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर अगर छोटा सा क्वेश्चन लिखा जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे आपको याद रहे। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लें, फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसका साइड क्या था, 12 नहीं करते हैं हम, कुछ और लेते हैं, 24 लेते हैं। ठीक है, जो लेंथ ऑफ ईच ट्रायंगल, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 ही बोला मैं, 24, and a triangle formed by joining the midpoint of the each side of triangle, then again and by दोबारा से, a triangle formed by joining the midpoint of side of triangle, other triangle is formed by midpoint of the resulted triangle and are joined, the process is continue as infinite। ठीक है, मतलब ऐसे ही हम मिड पॉइंट को ज्वाइन कर करके इनफाइनाइट ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम कितना आएगा। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये भी मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, एरिया का फार्मूला जितने भी ट्रायंगल हैं, साइड का स्क्वायर, साइड कितना था हमारा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 24 6 जा कर लेना, 144 √3। अब हमसे क्या पूछा, सभी ट्रायंगल का। हमने कैसा ट्रायंगल बना होगा, ये हो गया जिसका साइड कितना था, ये ट्रायंगल था जिसका साइड 24 था, इसके अंदर बनाया हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, इसके अंदर बनाया, इसके अंदर बनाया, ऐसे सेम चलता चला गया। ठीक है, तो इनका जो सम होगा, ये इनके सभी ट्रायंगल का एरिया का सम वो कितना आएगा, तो वो अभी हमने फार्मूला पढ़ा, 4/3 इंटू 144 √3, 3 से इसे डिवाइड कर दो, 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसे, कितना जाएगा, 196 आएगा क्या, √3। ये आपका जो भी यूनिट होगा, यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। ठीक है, पैरामीटर के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात आती है मीडियन की। मीडियन कैसा होता है, क्या होता है, क्या हम बात करें। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं थोड़ा फील अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ, फीवर भी लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊँगा, मतलब ये चैप्टर हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आप मान के चलो 10 से 15 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, और पूरा मतलब लगभग 150 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो जिससे क्या हो कि मैं ऐसे 1-2 चैप्टर और मैं इनसे पहले डाल चुकूँ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम बहुत जल्द दूसरा वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपडेट चाहिए, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय सुबोध, और फेसबुक पर मैथ्स बाय सुबोध के नाम से ही पेज बना हुआ है, इंस्टा पर भी मैथ्स बाय सुबोध के नाम से अकाउंट है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो देता रहता हूँ। जो मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ इससे रिलेटेड होते हैं। मैं एक डेली प्रैक्टिस सेट भी डालता रहता हूँ, वो टेलीग्राम पर डालता हूँ। डेली प्रैक्टिस सेट होता है वो भी, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस का चल रहा है,
उसके सबके सोल्यूशंस मैं यूट्यूब पर दूंगा, अभी बनाया नहीं हूँ एक भी। तो हमने वहाँ पर जो डेली प्रैक्टिस सेट में वो लगभग 30-35 हो चुके प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड किस्टन, और एक नया चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है जो भी। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम होगा, फिर देन देखो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होता है अभी हमने डिसाइड नहीं किया। जो भी लोग डिफाइंड करते हैं वो चैप्टर में करवा देता हूँ उसमें। तो आप बने रहें, देखते रहें और ज़रूर पढ़ते रहें, अपने आप को मोटिवेट रखें, बी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव ना जाए, जिससे आप आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर अपने आप को नेगेटिव सोचने लगते हैं फिर हमें अपने चारों तरफ नेगेटिव ही चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव बने रहें। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द दोबारा। थैंक यू, बाय।